तो भाई लास्ट वीडियो हम देखते हैं कि CP0 के एजेंट यहाँ पे वेगापंक को मारने के लिए एगहेड आइलैंड में आ चुके हैं और यहाँ पे लूची और लूफी की रीमैच में लूफी उसको बहुत ही आसानी से हरा देता है, लेकिन उसके बाद सारे सेराफिन्स को लेके CP0 के एजेंट लेवोफिस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे काकू और जोरो का रीमैच हम लोग को देखने को मिलता है। और जो सेराफिन्स होते हैं वो लैब को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे स्टैसी रिवील करती है कि भाई वो तो दरअसल वेगापंक के साइड है और वो यहाँ पे काकू और लूची से बड़ी आसानी से डील कर लेती है। लेकिन दोस्तों हमारे साथियों की मुसीबत और बढ़ाने के लिए यहाँ पे नेवी के एडमिरल किजारू के साथ साथ वन ऑफ द 5 एल्डर यानी कि गोरोसाइम के सदस्य सैटन एगहेड आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं दोस्तों सेंतामारू वापस से होश में आ जाता है, जिसके बाद वो वेगापंक को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट उससे कांटेक्ट ना होने के बाद वो यहाँ पे सारे पैसिफिस्टास को CP0 के एजेंट्स को निपटाने के लिए भेज देता है। साथ ही साथ उनको ऑर्डर देता है कि भाई स्ट्रॉ हेड्स को वेगापंक के साथ इस आइलैंड से निकलने में मदद करो। अब भाई देखो, मॉनिटर रूम से शाका ये तो पता लगा लेता है कि बोनी दरअसल नीको रूम में है, लेकिन वो अभी भी स्टेला यानी कि वेगापंक की रियल बॉडी को नहीं ढूंढ पाता। तो वो सबको बताता है कि बिना उसके तो हम लोग एगहेड आइलैंड छोड़ के जा ही नहीं सकते। जिसके बाद नामी यहाँ पे सभी स्ट्रॉ हेड्स को वेगापंक को ढूंढने में लगा देती है और लूफी और जोरो यहीं रुक के लूची और काकू की बॉडी पे नजर रखते हैं। वहीं जो पाइथागोरस है जो कि वेगापंक की तलाश कर रहा होता है, वही उसके ऊपर पीछे से कोई आके अटैक कर देता है और उस अटैक से लैब के एक हिस्से में काफी बड़ा ब्लास्ट भी होता है। दोस्तों बिग न्यूज मॉर्गन की शिप में हम लोग देखते हैं कि भाई उसको किसी तरीके से पता चल चुका है कि गवर्नमेंट यहाँ पे वेगापंक को असैसिनेट करने का प्लान बना रही है। साथ ही साथ उसको ये भी पता है कि लूफी इस वक्त एगहेड आइलैंड में मौजूद है। तो वो यहाँ पे दोस्तों न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन लिखने का फैसला करता है कि भाई लूफी ने दरअसल वेगापंक को एगहेड आइलैंड के अंदर हॉस्टेज बना के रखा हुआ है और इस वक्त वो गवर्नमेंट के साथ एक ऑल आउट वॉर में जाने वाला है। लेकिन वीवी वहाँ पे उसको ये सब फालतू बकवास लिखने से मना करती है। तभी वहाँ पे वॉपल वीपी को चुप होने के लिए बोलता है, वरना उनकी लोकेशन यहाँ पे गवर्नमेंट को पता चल जाएगी। लेकिन तभी मॉर्गन उन दोनों को शांत बैठने के लिए बोलता है, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता कि भाई क्या सही है क्या गलत, उसे तो बस न्यूज़पेपर को जितना हो सके एंटरटेनिंग बनाना है। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि वीवी और वॉपल यहाँ पे मॉर्गन के पास पहुंचे कहां से, तो भाई ये हम लोग को आगे स्टोरी में अभी पता चलने वाला है। वापस से भाई लैब के अंदर आए तो यहाँ पे पाइथागोरस को कांटेक्ट करने की कोशिश शाका करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कोई यहाँ पे एक एक करके सारे ट्रांसपॉन्डर स्नेल कैमरास को नष्ट कर रहा है। साथ ही साथ लूफी ये भी नोटिस करता है कि वो अब अपने किसी भी साथी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो शाका बताता है कि कोई तो है यहाँ पे जो कि जानबूझ के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच दोस्तों वेगापंक को ढूंढने के लिए हमारे साथी अलग अलग ग्रुप बना के उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे नामी, ब्रूक और एडिसन का ग्रुप बिल्डिंग ए के 3rd फ्लोर में खोजते हैं, जहाँ पे नामी को एक ज्वेलरी बनाने की मशीन दिखती है, लेकिन क्योंकि उसको अभी वेगापंक को ढूंढना था तो उसे वहाँ पे सारी ज्वेलरी वहीं पे रख के जानी पड़ती है। वहीं दोस्तों एटलस, रॉबिन और चॉपर का ग्रुप 2nd फ्लोर पे सर्च कर रहा था। तो यहाँ पे जब चॉपर को एक आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाने की मशीन दिखती है तो वो उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वेगापंक को सर्च करते करते यहाँ पे सांजी, जीनबे और स्टसी का ग्रुप बिल्डिंग ए के 2nd फ्लोर पे जाता है। वहीं दोस्तों जो लिलिथ, ऊसॉप, फ्रैंकी और यॉर्क का ग्रुप होता है वो यहाँ पे बिल्डिंग सी में जाता है, जहाँ पे पाइथागोरस के ऊपर अटैक हुआ था। तो यहाँ पे हमारे साथियों को पाइथागोरस की डेड बॉडी पड़ी मिलती है, लेकिन हमको पता चलता है कि भाई पाइथागोरस अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसने अपने हेड यानी कि जो उसकी मेन बॉडी है उसको हमले से पहले इजेक्ट कर लिया था। तभी यहाँ पे यॉर्क की नजर एस स्नेक सेराफिन पे जाती है, लेकिन पाइथागोरस यॉर्क को जल्दी से उससे दूर होने का ऑर्डर देता है, लेकिन यॉर्क उसकी बात इसके पहले की सुनती। यहाँ पे मेलोलोमी की पावर से वो सेराफिन यॉर्क को वहीं पे स्टोन में कन्वर्ट कर देती है और ये देख के लिलिथ तुरंत एस स्नेक को रुकने का ऑर्डर देती है, बट भाई वो उल्टा उन पे ही अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिससे हमारे साथी बहुत ही मुश्किल से बचते हैं। अब यहाँ पे लिलिथ और एडिसन इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि भाई सेराफिम को कमांड देने की रैंकिंग में तो ये लोग सबसे ऊपर आते हैं, बट फिर भी सेराफिम यहाँ पे उनकी कमांड को आखिर क्यों नहीं सुन रहे हैं। वहीं दोस्तों बिल्डिंग के ए ब्लॉक में भी एस हॉक और एस बियर यहाँ पे CP0 के एजेंट्स पे अटैक करने के लिए जाते हैं, जिनसे यहाँ पे जोरो अकेला मुकाबला कर रहा होता है। और जब यहाँ पे लूफी और शाका पहुंचते हैं तो वो भी ये चीज देख के शौक में आ जाते हैं कि आखिर ये सेराफिम अचानक से इनके ऊपर ही अटैक कैसे करने लग गए। खैर यहाँ पे लूफी और जोरो जैसे तैसे करके लूची और काकू को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। और फिर शाका यहाँ सभी को बताता है कि भाई हमारे बीच यहाँ पे कोई ना कोई तो है जो कि सारे सेराफिम्स को कमांड दे रहा है। अब भाई ये धोखेबाज आखिर कौन है
ये हम लोग को आगे स्टोरी में पता चलने वाला है। अब यहाँ पे रॉब, लूची और काकू जोरो और लूफी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हमारी हथकड़ियां खोल दो ताकि हम लोग भी तुम लोग की यहाँ पे सेराफीम से फाइट करने में मदद कर सकें। लेकिन भाई जोरो और लूफी उनको मना कर देते हैं और अकेले ही उन सेराफीम से फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जोरो की नजर एस हॉक पे जाती है जो कि मिस्टर वन के डेविल फ्रूट सुपर नोमी की पावर्स को यूज कर सकता था और इससे फाइट करने में लूफी और जोरो को काफी मुश्किल भी आ रही थी। वहीं फेब्रियो फेस में सेंता मारू से सभी लोग पूछते हैं कि भाई आपने इतने सारे पैसा फिस्टा को आखिर CP0 के खिलाफ क्यों छोड़ा। तो सेंता मारू सभी को बताता है कि काफी सालों पहले एक आइलैंड हुआ करता था जिसका नाम ओहारा था, जिसको नेवी ने बस्टर कॉल के द्वारा उड़ा दिया और वही हाल एग हेड का भी काफी जल्दी होने वाला है और उसको उम्मीद है कि स्ट्रॉ हेड वेगापंक को इस आइलैंड से लेके चले जाएंगे। काकू फिर से यहाँ पे जोरो और लूफी से रिक्वेस्ट करता है कि भैया हम लोग की हथकड़ियां खोल दो, हम लोग बस तुम लोग की मदद करेंगे और जैसे ही ये सब हो जाएगा हम लोग वापस से तुम लोग के सामने सरेंडर कर देंगे। लेकिन भाई जोरो इसकी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता और फिर शाका रॉब लूची से पूछता है कि भाई तुम लोग का एग हेड आइलैंड में आने का मिशन क्या था। तो लूची सीधे सीधे बताता है कि भाई हम लोग तो यहाँ पे वेगापंक और उसकी सारी सैटेलाइट को मारने के लिए आए थे और क्योंकि स्टेसी ने भी उनको धोखा दे दिया है तो अब उनको उसको भी मारना पड़ेगा। अब भाई क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है तो लूफी, लूची और काकू को आजाद करने का फैसला कर लेता है, बट एक शर्त पे कि भाई सेराफीम से निपटने के बाद वो सारे स्ट्रॉ हेड्स और वेगापंक को एग हेड आइलैंड से चुपचाप जाने देंगे। जिसपे लूची लूफी से बोलता है कि टेंशन मत ले, सबसे पहले तो मैं तेरा गेम बजाऊंगा, उसके बाद तेरे साथियों का गेम बजाऊंगा और उसके बाद वेगापंक को देखूंगा। खैर लूफी यहाँ पे स्माइल करता है और लूची और काकू को आजाद कर देता है और फिर ये चारों मिलके यहाँ पे सेराफीम से फाइट करने लगते हैं। वहीं दोस्तों बेसमेंट में हम वेगापंक को देखते हैं जो कि यहाँ पे बंधा हुआ पड़ा है। साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ में ही यहाँ पे CP567 के एजेंट 2 महीने से भूखे प्यासे कैद हैं। वहीं पे मौजूद एक CP0 का एजेंट वेगापंक को बताता है कि वो लोग जब एग हेड आइलैंड में आए थे तो सी बीस्ट मॉन्स्टर ने उनको पकड़ के यहाँ पे रख दिया और उनके बाद के जो भी एजेंट उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आए उनका भी सेम टू सेम हाल हुआ। अब ये सब सुन के वेगापंक काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी वॉइड सेंचुरी को रिसर्च करने की खबर कहीं से लीक होके गवर्नमेंट को तो नहीं पता चल गई। तो भाई अब चलते हैं हम लोग दूर किसी आइलैंड के बार में जहाँ पे सैंक्स अपने क्रू के साथ दारू पार्टी कर रहा था और यहाँ पे एक बच्चा जिद करता है कि सैंक्स भैया मुझे अपने साथ अपने क्रू में लेके चलो। लेकिन तभी वहाँ पे उसके क्रू का एक मेंबर उससे आके बोलता है कि भाई एक पायरेट का क्रू आके उन पे अटैक कर रहा है। जिसके बाद सैंक्स फैसला करता है कि कुछ भी हो जाए वो इस आइलैंड को एक वॉर जोन नहीं बनने देगा। और इस वक्त सैंक्स जिस आइलैंड में है उसका नाम है एल्वाफ, जिसको लैंड्स ऑफ जायंट्स भी कहा जाता है। और यहाँ पे हमको डोरी और ब्रोगी भी देखने को मिलते हैं जिनको हमने लास्ट टाइम एरावास्टा सागा में देखा था, जो कि सैंक्स के काफी अच्छे दोस्त हैं और इस वक्त उसके क्रू के ही साथ हैं। और जो पायरेट क्रू यहाँ पे सैंक्स से पंगा लेने के लिए आया था वो तो दरअसल भाई किड पायरेट्स होते हैं जिनको सैंक्स पहले एक वार्निंग मैसेज भेजने के लिए कहता है कि भाई उनसे कह दो कि अगर उनको सच में लड़ना है तो ही यहाँ रुकें, वरना चुपचाप से अपने रोड पोनीक्लिफ को वहीं पे छोड़ के यहाँ से निकल जाएं। वहीं किड की शिप में किलर उससे बोलता है कि भाई तेरे को सच में यहाँ पे लड़ना है क्या, क्योंकि लास्ट टाइम तो सैंक्स के पास पहुंचने के पहले ही तूने अपना लेफ्ट हैंड गवा दिया था। तो भाई जब किड लास्ट टाइम सैंक्स से फाइट करने के लिए आया था तो सैंक्स के पास पहुंचने के पहले ही बेन बैकमैन ने उसका लेफ्ट हैंड उड़ा दिया था, जिसका दर्द उसको आज तक महसूस होता है। किलर किड को एक बार फिर से बताता है कि भाई पक्का मन बना ले, क्योंकि अगर तू इस बार हारा तो वो लोग तेरी साय से जान भी ले लेंगे। लेकिन किड यहाँ पे अपना इरादा पक्का कर लेता है कि उसको तो भाई सैंक्स से लड़ाई करनी है और इसलिए वो आगे बढ़ता रहता है। वहीं दोस्तों लैब के अंदर लूफी और जोरो काकू और लूची के साथ उन सेराफीन से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों इस फाइट में उनकी किसी भी अटैक का असर उन सेराफीन पे नहीं होता है। दोस्तों फाइट के दौरान ही जोरो एक चीज नोटिस करता है कि भाई ये जो सेराफीन्स हैं ये किंग से काफी ज्यादा सिमिलर हैं। जिसके बाद साका बताता है कि किंग का असली नाम एल्बर था, जो कि एक लुनारियन रेस से बिलोंग करता था, जो कि काइडो के साथ पंख हैजार्ड से भाग गया था। फिर जोरो बताता है कि भाई तुम लोग यहाँ पे सेराफीम्स के पीछे एक फ्लेम्स को नोटिस कर सकते हो। जब ये फ्लेम बुझ जाती हैं तो ये भाई सेराफीम की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो लो हो जाती है और उस टाइम पे जब हम लोग इन पे अटैक करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। अब ये सुनने के बाद लूफी, काकू और लूची जोरो पे गुस्सा करते हैं कि भाई तूने ये बात हम लोग को पहले क्यों नहीं बताई। तो भाई जोरो की बात सुनने के बाद अब ये चारों वापस से सेराफीम से लड़ाई करने के लिए निकल जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ शाका एक तुक्का लगाता है कि भाई स्टेला यानी कि वेगापंक कहाँ हो सकता है, तो वो उसको ढूंढने के लिए वहां पे निकल जाता है। वहीं दोस्तों
दोस्तों दूसरी तरफ बिल्डिंग ए के 3rd फ्लोर में नामी का ग्रुप यहाँ पे जिनबे के क्लोन सेराफीम एस-SAR की लड़ाई कर रहा था। और यहाँ पे दोस्तों उसने एडिसन और ब्रूक की तो पहले ही बैंड बजा दी थी और जो अटैक नामी जूस के सहारे उस पे कर रही थी उसका कोई भी असर उस पे नहीं हो रहा था। नामी उस पे कंटिन्यू अटैक कर रही थी लेकिन वो थोड़ा सा हिचकिचा भी रही थी क्योंकि वो एक बच्चा था और इसी वजह से नामी उस पे ज्यादा हमले नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसी चीज का फायदा उठा के जब वो सेराफीम नामी पे अटैक करने के लिए आता है तो एंड टाइम पे सांजी आके नामी को यहाँ पे बचा लेता है। वहीं जो लिलिथ होती है वो एस स्नेक के ऊपर अपनी बबल गन से हमला करती है जिससे एस स्नेक काफी कमजोर हो जाती है। अब दोस्तों देखो जो सेराफीम्स हैं इनके पास डेविल फ्रूट्स की पावर्स तो है, साथ ही साथ इनको डेविल फ्रूट्स की कमजोरियां भी मिली हैं, इसलिए सी वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ये लोग भी कमजोर हो जाते हैं। दोस्तों फ्रैंकी यहाँ पे काफी देर तक एस स्नेक को उस बबल के सहारे होल्ड करके रखा हुआ था, लेकिन तभी उसकी नजर यहाँ पे एस स्नेक की भोली सी सूरत और आंखों में आंसू पे जाती है जिसको देख के वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठा के एस ने फ्रैंकी के आधी बॉडी को वहीं पे स्टोन में कन्वर्ट कर देती है और ऊसॉप और लिलिथ को पूरा स्टोन में कन्वर्ट कर देती है। यही दोस्तों रिसर्च लैब के बेसमेंट फ्लोर पे जब शाका आता है तो उसको यहाँ पे CP0 के एजेंट जो कि बंदी बनाए हुए थे साथ ही साथ स्टेला यानी कि वेगा पंक भी मिलता है और जब वो इनको आजाद कराने के लिए आगे बढ़ता है तो पीछे से कोई उस पे हमला करके उसको वहीं पे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों स्टेसी और जिनबे के ग्रुप में स्टेसी यहाँ पे सेंटामारू को कांटेक्ट करके बताती है कि गवर्नमेंट को पता चल चुका था कि वेगा पंक यहाँ पे वॉइड सेंचुरी के बारे में रिसर्च कर रहा है, साथ ही साथ एग हेड आइलैंड में कुछ ऐसे हथियार मौजूद हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहले तो CP0 को और अब एक काफी विशाल फ्लीट को एग हेड आइलैंड को तबाह करने के लिए भेजा है, जिसके बाद सेंटामारू यहाँ पे सभी सिटीजन्स को एग हेड आइलैंड के तबाह होने से पहले ही यहाँ से निकलने के लिए बोलता है। वापस से 3rd फ्लोर पे चले तो भाई यहाँ पे एस स्नेक ने यहाँ पे लिलिथ, ऊसॉप और फ्रैंकी के ग्रुप को काफी बुरी तरीके से हरा दिया है, जिसमें फ्रैंकी ही बस बचा है जो कि आधा स्टोन बना हुआ है। और यहाँ पे जब एडिसन एस स्नेक से पूछता है कि तुमको ये सब करने का ऑर्डर किसने दिया, तो भाई यहाँ पे वो एडिसन को वहीं पे कुचल के मार डालती है। दूसरी तरफ सांजी यहाँ पे जिनबे के क्लोन सेराफीम से फाइट कर रहा था, तो भाई उस सेराफीम के अटैक सांजी के ऊपर बिल्कुल असर नहीं करते बिकॉज ऑफ सांजीज जेरमा एनहेंसमेंट्स। वहीं दूसरी तरफ लूफी का ग्रुप जो होता है भाई ये सेराफीम से फाइट करते हुए एक चीज नोटिस करते हैं कि ये लोग तो भाई अपनी फ्लेम्स को बुझने ही नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ लूफी यहाँ पे ये भी नोटिस करता है कि एस हॉक यहाँ से गायब हो चुका है, जिसपे लूची बताता है कि वो जरूर यहाँ पे पहले कमजोर टारगेट को निपटाने के लिए गया है। जिसके बाद जोरो यहाँ पे एस हॉक को खोजने के लिए निकल जाता है और लूफी काकू को जोरो के पीछे जाने के लिए बोलता है कि भाई जोरो कहीं पे खो ना जाए। वहीं नीक्यू रूम में बोनी वापस से अपने पिता कुमा की मेमोरीज में जाती है, जिससे वापस आने के बाद वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अब इसने वहाँ ऐसा क्या देखा ये तो हम अपनी स्टोरी में आगे देखेंगे। दोस्तों प्रेजेंट टाइम से 3 महीने पहले हम देखते हैं कि गोरोसॉय जो कि मैरिजुआ में रहते हैं उनके पास एग हेड से किसी का कॉल आता है जो कि उनको बताता है कि वेगा पंक इस वक्त वॉइड सेंचुरी के ऊपर रिसर्च कर रहा है, साथ ही साथ वो सारे एंशिएंट वेपन्स को भी स्टडी करने में लगा हुआ है। और ये सब सुन के गोरोसॉय एग हेड पे CP0 के एजेंट्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं जो कि कभी वापस लौट के नहीं आते। वापस से प्रेजेंट टाइम पे आए तो हमको पता चलता है कि शाका को मारने वाला और गोरोसॉय को ये सारी बातें बताने वाला कोई और नहीं बल्कि यॉर्क थी, जिससे वेगा पंक पूछता है कि उसने आखिर ये सब क्यों किया, तो वो बताती है कि उसको एक सेलेस्टियल ड्रैगन बनना है। तो जब वेगा पंक वॉइड सेंचुरी की रिसर्च कर रहा था तो ये देख के यॉर्क को ये रियलाइजेशन होता है कि जब गवर्नमेंट को भाई इसका पता चलेगा तो वो पहले वेगा पंक को तो मारेगी ही मारेगी, बट साथ ही साथ वो उसके सारे सैटेलाइट्स को भी मारेगी जिसमें उसका नंबर भी आ जाएगा। इसलिए यॉर्क ने यहाँ पे वेगा पंक की सारी करतूतों के बारे में गवर्नमेंट को पहले ही बता दिया था और फिर उसने चुपके से सभी सेराफीम्स को यह ऑर्डर दिया कि भाई उसको वेगा पंक को और CP0 के जो हॉस्टेज बने हुए हैं उनको छोड़ के इस आइलैंड से सभी को मार दे। साथ ही साथ यॉर्क ने एस स्नेक को बोला था कि वो अपने मेरो नोमी की पावर से सबके सामने उसको स्टोन में कन्वर्ट कर दे और जब बाकी लोग उससे दूर हो जाए तो उसको वापस से नॉर्मल बना दे, जिससे उसके
ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा। यहाँ तक कि जो फ्रंटियर डोम को डीएक्टिवेट करने का खेल भी था वो भी यॉर्क का ही किया जा रहा था। एगहेड आइलैंड के सभी सिटीजन्स को हम लोग यहाँ से एस्केप करते हुए देखते हैं और एक छोटी सी शिप जिसमें ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का फ्लैग लगा हुआ था उसको हम एगहेड आइलैंड की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। दोस्तों चलते हम लोग वापस से एलवाफ की तरफ, जहाँ पे किड एम्परर सेंग से फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखता है क्योंकि उसने पहले ही भाई 2 एम्परर यानी कि काइडो और बिग मम को हरा के, भले ही उसने अकेले ना किया हो, लेकिन ये सब के बाद वो अपने आप को काफी बड़ा 30 मार का समझता है और इस बार वो एक और एम्परर सेंग से भिड़ने के लिए एलवाफ पहुंच चुका है। बट यहाँ पे सेंग से फाइट करने से पहले सेंग के कुछ एलाइज उसकी तरफ अप्रोच करते हैं जो कि उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और उसको सेंग से फाइट ना करने के लिए बोलते हैं, जिसको देख के किड काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वहीं सेंग अपने सभी एलाइज को तुरंत रिट्रीट होने के लिए कहता है क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक होने के लिए फेमस होते हैं। जिसके बाद वो किड की न्यू बाउंटी को देखता है जो कि 3 बिलियन बेरीज होती है और ये देख के वो अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी से एक फ्यूचर देखता है जिसमें किड अपने काफी पावरफुल अटैक से उसके सभी एलाइज और उनकी शिप को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद सेंग्स यहाँ पे तुरंत किड की शिप विक्टोरिया पंक की तरफ अप्रोच करता है और यहाँ पे डोरी और ब्रोगी को रेडी होने के लिए बोलता है। दोस्तों किड के अटैक करने से पहले ही सेंग्स वहां पे पहुंच जाता है और अपने हमले डिवाइन डिपार्चर से उसको 2 टुकड़ों में वहीं पे काट देता है, जिसके इम्पैक्ट से किड और किलर वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद किड के बचे हुए क्रूमेट सेंग्स के सामने विनती करते हैं कि प्लीज हमारे कैप्टन को मत मारो, हम सभी लोग तुरंत यहाँ पे सरेंडर कर रहे हैं और बदले में आप हमारे रोड पोनीग्लिफ की कॉपी को ले सकते हो। जिसके बाद सेंग्स वहाँ पे किड की रोड पोनीग्लिफ की कॉपी को लेके वहाँ से निकल जाता है और डोरी और ब्रोगी पीछे से अपने हमले से किड की शिप को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे किड पायरेट्स की जर्नी का यहीं पे एंड हो जाता है और हमने यहाँ पे पहली बार सेंग्स की पावर्स की सिर्फ एक छोटी सी ही झलक देखी है। दोस्तों अब चलते हम लोग हाचिनोसो आइलैंड में, जहाँ पे हम लोग पेरोना को देखते हैं जो यहाँ पे अपने मास्टर गेको मोरिया को ढूंढते हुए आई है और यहीं पे एक प्रिजन के अंदर उसको कोबी मिलता है जिससे वो एक डील कर लेती है कि भाई मैं तेरे को आजाद करा दूंगी बट बदले में तू यहाँ पे मेरे मास्टर गेको मोरिया को आजाद कराने में हेल्प कर। जिसके बाद भाई कोबी को वो आजाद कर देती है और आजाद होते ही कोबी अपने साथ साथ यहाँ पे कैद हुए मरीन्स और लोगों को भी फ्री कर देता है, जिसको देख के इस आइलैंड पे मौजूद बाकी सभी पायरेट कोबी के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि कोबी की क्रॉस गिल्ड बाउंटी में पूरे 5 स्टार मौजूद थे। जिसके बाद कोबी बाकी सभी पायरेट्स को अपने पीछे डिस्ट्रैक्ट करके वहां से बाकी लोगों को भागने का मौका देता है। अब इस पूरे इंसिडेंट को ब्लैक बियर्ड के कमांडर सीरियो एवलो पिजारो से बोलता है कि भाई तेरे पास तो आइलैंड फ्रूट्स की पावर है जिससे तू पूरे आइलैंड को कंट्रोल कर सकता है, तू यहाँ पे कोबी और बाकी लोगों को आखिर भागने क्यों दे रहा है। तभी वहाँ पे वास्को शॉट आता है और बोलता है कि तुम लोग बोलो तो मैं इस पूरे एरिया को जला देता हूँ। जिस पे पिजारो बोलता है ये प्लान तो बहुत अच्छा है बट इससे टीच यानी कि ब्लैक बियर्ड काफी गुस्सा हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे सांजोन वुल्फ को भी देखते हैं जो चुपचाप वहीं पे सो रहा होता है। तो आज से कुछ महीने पहले ब्लैक बियर्ड पायरेट्स ने यहाँ पे कोबी को पकड़ लिया था, जिसके बाद ब्लैक बियर्ड यहाँ गवर्नमेंट से कोबी के बदले एक डील करने का फैसला करता है और इस डील में वो गवर्नमेंट से कोबी के बदले हाचिनोसो आइलैंड को एक किंगडम का स्टेटस देने के लिए बोलेगा, जिसके बाद वो खुद इस किंगडम का किंग बन जाएगा। लेकिन तभी वहाँ कोबी ब्लैक बियर्ड से बताता है कि भाई साहब आप ज्यादा सोच रहे हो ना, वैसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं एक सॉर्ड का मेंबर हूँ। जिसको सुन के गुजान वहाँ पे आता है और वो सभी को बताता है कि नेवी के अंदर सॉर्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके सभी मेंबर्स ने पहले ही गवर्नमेंट को अपने रेजिग्नेशन दे के रखे हुए हैं। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेवी के लिए काम तो करती है बट जब इसके मेंबर पकड़े जाते हैं तो नेवी अपने हाथ खड़े कर लेती है कि भाई हम तो इनको जानते ही नहीं थे, इसलिए कोबी इस डील का हिस्सा नहीं हो सकता। बट ब्लैक बियर्ड बताता है कि क्योंकि कोबी दुनिया के सामने एक हीरो है और वर्ल्ड गवर्नमेंट में इसका स्टेटस भी बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए वो इस डील में कोबी को यूज करना चाहेगा, जिसके लिए वो कोबी को यहीं हाचिनोसो आइलैंड में कैद करके रख लेता है। वापस से प्रेजेंट टाइम पे आए तो यहाँ पे कोबी उन पायरेट से बचते हुए भाग रहा होता है। तभी वो देखता है कि आइलैंड के दूसरे हिस्से में कुछ नेवी ऑफिसर्स ने यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे कुछ पायरेट्स नोटिस करते हैं कि यहाँ की बिल्डिंग अपने आप ही मूव हो रही है। अब दोस्तों ये बिल्डिंग को मूव करने का काम दरअसल कुजाकू का होता है जो कि अपने डेविल फ्रूट मोची मोची नोमी की पावर से किसी भी ऑब्जेक्ट को विप करके मूव कर सकती है। साथ ही साथ दोस्तों कुजाकू वाइस एडमिरल सूरू
उसकी पोती भी है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कोबी को पायरेट्स चारों तरफ से घेर लेते हैं और जब वो उस पे अपनी गोलियों से हमला करते हैं तो उनकी बंदूक से निकली गोलियां फूलों में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये काम दोस्तों हेवारी का होता है जिसने वेगापंक के द्वारा बनाए गए फ्लावर बुलेट्स का यूज किया था। जिसके बाद वो प्रिंस गुरूस को बताती है कि कोबी सुरक्षित है। और प्रिंस गुरूस की बात करें तो भाई ये अपने डेविल फ्रूट की मदद से यहाँ पे कुछ क्ले गोलम्स को क्रिएट करके सभी पायरेट्स को कुजाकू की मदद से एक बिल्डिंग के घेरे में कैद कर लेता है और वो ये सब चीजों की खबर तशी को देता है और फिर तशी की गार्ड को बताती है कि दद्दू सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। और फिर हमारे दद्दू अपने मुक्के की ही पावर से पूरी शिप को आसमान में लेके चले जाते हैं और वहां से सबको चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सालो तुम लोगों को पता भी है तुमने आखिर किसको पकड़ के रखा है। तुम लोगों ने जिसको पकड़ के रखा है वो सिर्फ नेवी का फ्यूचर नहीं बल्कि मेरा फेवरेट स्टूडेंट भी है। जिसके बाद गार्प यहाँ पे अपने पावरफुल अटैक गैलेक्सी इंपैक्ट से उस पूरे एरिया को तबाह कर देता है और प्रिंस यहाँ पे हमारी शिप को गिरने से रोक लेता है। नीचे दोस्तों गार्प का इतना तबाही करने के बाद भी मन नहीं भरा था क्योंकि वो तो अपने प्राइम टाइम में पूरे एक आइलैंड को ही डिस्ट्रॉय कर देता था। खैर दोस्तों को भी यहाँ पे हेलमे को और अपने बाकी के नेवी साथियों से मिलने जा रहा था कि तभी वहां पे हेबारी जो कि उसके पीछे आ रही थी उसको कुजान आके पूरा फ्रीज कर देता है। जिसको देख के यहाँ पे सभी नेवी ऑफिसर्स काफी ज्यादा शॉक में आ जाते हैं और गार्प कुजान से उसके एक्शंस के बारे में पूछता है। तो भाई 2 साल पहले पंक हैजार्ड में कुजान और आका इनू की फाइट के बाद कुजान ने यहाँ पे नेवी को छोड़ दिया जिसके कुछ महीने बाद एक बार के अंदर उसकी मुलाकात ब्लैक बियर्ड पायरेट से होती है जिनसे फाइट करते हुए कुजान ब्लैक बियर्ड के आधे क्रू को वहीं पे फ्रीज कर देता है। जिसके बाद कुजान से फाइट करने का फैसला ब्लैक बियर्ड खुद लेता है लेकिन भाई पता नहीं क्या होता है ये लोग 2-3 पैग मारने के बाद ये सभी यहाँ पे आपस में खुशी खुशी बात करने लगते हैं। जिसके बाद वो बताता है कि आका इनू से फाइट करने के दौरान उसने अपना लेफ्ट लेग गवा दिया बट बदले में उसने आका इनू को कुछ स्कार्स दिए हैं। जिसके बाद वो लोग कुजान से उस व्यक्ति के बारे में पूछते हैं जिसके बॉडी में फ्लेम्स के निशान हैं। जिसके बाद ब्लैक बियर्ड बताता है कि भाई देखो काइडो और बिग मॉम के पास एक रोड पोनिग्लिफ था और बाकी के 2 रोड पोनिग्लिफ की लोकेशन अभी तो उनको नहीं पता बट उनमें से एक व्यक्ति जिसके बॉडी में फ्लेम्स के निशान है उसके पास है जो कि एक पिच ब्लैक शिप में ट्रेवल करता है और उसके पास ऐसी पावर्स हैं जिससे जो भी उसके पास जाता है वो उसको समुद्र के अंदर डुबा देता है। सीरियो बताता है कि रूमर्स है कि वो आदमी गवर्नमेंट का ही कोई साथी है जिसको गवर्नमेंट ने उस लास्ट पोनिग्लिफ को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है ताकि कोई भी वन पीस को ना खोज पाए। जिसपे कुजान बताता है कि भाई तुम लोग जो भी कुछ भी बक रहे हो उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। लेकिन तभी वहां पे लफी ब्लैक बियर्ड से बोलता है कि भाई अच्छा मौका है हम लोग इसके डेविल फ्रूट को चुरा लेते हैं और इस बात को कुजान सुन लेता है और यहाँ पे इनकी वॉर स्टार्ट हो जाती है जिसमें कुजान ब्लैक बियर्ड के ज्यादातर साथियों को वहीं पे फ्रीज कर देता है। लेकिन ब्लैक बियर्ड उसको बोलता है कि भाई शांत हो जा मेरे को तुझसे लड़ाई नहीं करनी एक काम कर तू मेरे क्रू में शामिल हो जा। वापस से प्रेजेंट में आए तो कुजान गार्प को बताता है कि वो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का 10 डिवीजन का कमांडर है। जिसपे गार्प बोलता है कि सुन पे ज्यादा नौटंकी मत कर चुपचाप से अपनी नेवी वाले ड्रेस पहन और वापस से मेरे साथ चल। लेकिन कुजान यहाँ पे उसको मना कर देता है और यहाँ पे एक फॉर्मर गुरु और शिष्य की लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है जिसमें कुजान अपने अटैक आइस बॉल से गार्प को वहीं पे फ्रीज कर देता है। लेकिन गार्प बड़ी आसानी से उस बर्फ को तोड़ के कुजान का थोपड़ा पकड़ के उसको अपने अटैक ब्लू होल से जमीन के काफी अंदर दफना देता है। अब भाई तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई ब्लैक बियर्ड के घर में यहाँ पे ये सब तमाशा हो रहा है ब्लैक बियर्ड कहाँ पर है। तो भाई ब्लैक बियर्ड यहाँ पे विनर आइलैंड में लॉ के हार्ट पायरेट से फाइट कर रहा था जिसमें उसने लॉ को और उसके हार्ट पायरेट्स को काफी बुरी तरीके से हरा दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों लॉ को हराने के बाद ब्लैक बियर्ड सोचता है कि भाई वो या तो लॉ के ओपे नोमी की पावर्स को हासिल कर सकता है या फिर उसके डेविल फ्रूट को किसी दूसरे को बेच भी सकता है या फिर वो लॉ से सर्जरी करवा के खुद इमोर्टल बन सकता है। जब वो ये सब सोच ही रहा होता है दूसरी तरफ हम बेपो को देखते हैं जो कि चॉपर के द्वारा वानों में दी गई एक सीक्रेट जड़ी बूटी को खा लेता है और जब ब्लैक बियर्ड अपने फाइनल अटैक लॉ के ऊपर करने जाता है तभी वहां पे बेपो अपने सू लॉन्ग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पे ब्लैक बियर्ड और उसके साथियों को काफी दूर फेंक देता है और एक बड़ा सा पहाड़ भी उनके ऊपर फेंक देता है और फिर वो लॉ को लेके समुद्र के रास्ते यहाँ से दूर लेके निकल जाता है। लॉ
लॉ जिसकी हालत काफी ज्यादा पतली थी वो वेपो से बोलता है कि वो अपने क्रू को ऐसे छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकता, लेकिन वेपो उसको बताता है कि कप्तान जी हमने तो इससे बड़ी बड़ी परेशानियां देखी हैं, आप क्रू की टेंशन मत लो, अभी इस वक्त आपका जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसके बाद वेपो लॉ को लेके वहां से निकल जाता है और हार्ट पायरेट जिनका कप्तान ट्रफाल्गर लॉ था भाई ये बुरी तरीके से ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के हाथों डिफीट हो जाती है और यहाँ पे उनका टेम्पररी दोस्तों एंड हो जाता है। साथ ही साथ हमारी वीडियो का भी यहाँ पे एंड हो चुका है, बट स्टोरी हमारी अभी भी कंटिन्यू रहेगी। तो दोस्तों अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तुम लोग का इस वीडियो में से फेवरेट पार्ट कौन सा था मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम लोग के ही दोस्तों आशीर्वाद से और सपोर्ट से हम लोग ने यहाँ पे 10,000 सब्सक्राइबर से भी ज्यादा सब्सक्राइबर यहाँ पे हासिल कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग को और भी ज्यादा कमाल का एक्शन, साथ ही साथ बहुत ही कमाल की स्टोरी में ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।